नमस्कार दोस्तों, साथियों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। ये जो हमारा टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, ये हमारे सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी है, रीट लेवल 1 के सिलेबस में भी है और रीट लेवल 2 के सेकंड सिलेबस में भी है। क्योंकि एग्ज़ाम अभी नज़दीक है तो हम ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ करके मुख्य जो क्वेश्चंस हैं, परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको हम एक बार रिपीट करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। तो पहला क्वेश्चन हमारा पहला है राजस्थान के भौतिक विभाग। राजस्थान के भौतिक विभाग दोस्तों साथ साथ ही हम याद करने की कोशिश करेंगे ताकि बार बार हमें नहीं पढ़ना पड़े। एक बार पढ़ा और हमें याद हो गया, एक बार पढ़ते ही याद हो जाना चाहिए। राजस्थान के भौतिक विभाग यानी कि राजस्थान में कितने भौतिक विभाग हैं। तो राजस्थान में कितने भौतिक विभाग हैं, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है? पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। तो राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश, और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अगला हमारा है मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग है। मालवा का जो पठार है उसको छूने वाला, उसको टच करने वाला, उससे साथ लगने वाला, मालवा के पठार के साथ लगने वाला राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है? तो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं, भौतिक विभाग हैं, उनमें से मालवा के पठार से लगने वाला जो भाग है वो राजस्थान का कौन सा है? तो वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। यानी कि दक्षिणी पूर्वी पठारी जो प्रदेश है राजस्थान का, वो मालवा के पठार से लगता है, मालवा के पठार को छूता है। अगला हमारा है बालू मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र। बालू का मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र यानी कि जहां पर बालू का नहीं है, बालू का मुक्त क्षेत्र। जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग, इसका दूसरा नाम क्या है? जैसलमेर बाड़मेर का जो चट्टानी भाग है, यानी कि वहां पर रेत नहीं है, चट्टान है, चट्टानी भाग है। ये जो जैसलमेर बाड़मेर का जो चट्टानी भाग है, ये किस काल की अवसादी चट्टानों से बना हुआ है? यानी कि जैसलमेर बाड़मेर का जो चट्टानी भाग है उसमें कौन सी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें हैं। और वो अवसादी चट्टानें कौन से युग की बनी हुई हैं? तो ये हमारी टर्सरी व प्लीस्टोसिन युग की बनी हुई हैं। वापस रिपीट करते हैं एक बार। बालू का मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जो है, यानी कि जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग है, वो जो अवसादी चट्टान है वहाँ की, वो कौन से युग की बनी है, किस काल की बनी हुई है? तो ये हमारा टर्सरी व प्लीस्टोसिन युग की बनी हुई है। अगला हमारा है बाड़मेर के शिवाणा पहाड़ी क्षेत्र में। कहां पर? बाड़मेर में। कहां पर? बाड़मेर में शिवाणा के पहाड़ी क्षेत्र। बाड़मेर में शिवाणा है, शिवाणा में जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियां हैं। किस आकार की पहाड़ियां हैं? बाड़मेर के शिवाणा में गोलाकार पहाड़ियां हैं। उन गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहते हैं हम? गोलाकार पहाड़ियां वो क्या कहलाती हैं, किस नाम से जानी जाती हैं? यानी कि वापस एक बार हम रिपीट करते हैं कि बाड़मेर के शिवाणा क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियां क्या कहलाती हैं, उनको किस नाम से हम जानते हैं, गोलाकार पहाड़ियों को किस नाम से जानते हैं? तो इसको गोलाकार पहाड़ियों को हम 56 की पहाड़ियां या नाकोड़ा पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? 56 की पहाड़ियां या नाकोड़ा पर्वत के नाम से हम इन पहाड़ियों को जानते हैं। अगला हमारा है राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? 21 जून को, कब? 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कहां पर पड़ती हैं? बांसवाड़ा जिले में। कहां पड़ती है? बांसवाड़ा जिले में पड़ती हैं। क्यों पड़ती हैं? क्योंकि 21 जून को कर्क रेखा जो कि बांसवाड़ा से होकर गुजरती है, वहां पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं। तो अपने आप ही बांसवाड़ा में किरणें सीधी पड़ेंगी 21 जून को। इसके अलावा 21 जून को राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें जो है वो सबसे अधिक तिरछी पड़ेंगी? तो इसमें क्या आएगा हमारा? गंगानगर में। कहां पर?
गंगानगर में। गंगानगर में 21 जून को सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी और 21 जून को सूर्य की किरणें जो बांसवाड़ा में है वो सबसे ज़्यादा सीधी यानी कि सीधी पड़ेंगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र स्थित है। ताल छापर और परिहारा जो रण क्षेत्र है, ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे शेखावाटी क्षेत्र में। कहाँ पर स्थित है? शेखावाटी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन हमारा कि पश्चिमी मरुस्थल क्या है? राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटते हैं। 4 भौतिक भागों में बटा हुआ राजस्थान। तो इसमें पहला है पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश दोनों हैं, वो किसके अवशेष है? तो किसके अवशेष है? टेथी सागर के अवशेष है। किसके अवशेष है? टेथी सागर के अवशेष हैं। आगे अरावली पर्वतीय प्रदेश। कौन सा? अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है अपने राजस्थान के। अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये किसके अवशेष है? ये है गोंडवाना लैंड के अवशेष। किसके अवशेष है? गोंडवाना लैंड के अवशेष। तो अगर हमसे पूछा जाए टेथी सागर के अवशेष क्या है? पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान, ये टेथी सागर के अवशेष है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। आगे अगला क्वेश्चन हमारा, नाग पहाड़ी स्थित है। नाग पहाड़ी है वो कहां पर स्थित है? तो नाग पहाड़ी अपनी पुष्कर में स्थित है और पुष्कर के पश्चिम में स्थित है। और कहां पर? कौन से जिले में? अजमेर जिले में स्थित है। कहां पर है? नाग पहाड़ियां कहां पर स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। और अजमेर में कहां पर? पुष्कर के पश्चिम में। जो पुष्कर है तीर्थ स्थल, उसके पश्चिम में नाग पहाड़ियां हैं। अगला हमारा, रन का बाहुल्य कहां पर है? सबसे ज्यादा रन राजस्थान में कहां पर पाए जाते हैं? तो रन के सबसे ज्यादा सर्वाधिक रन राजस्थान में पाए जाते हैं जैसलमेर में। कहां पर पाए जाते हैं? जैसलमेर में सर्वाधिक रन पाए जाते हैं। अगला हमारा, खारे पानी की झीलें जो है वो किसके अवशेष हैं? खारे पानी की जो झीलें हैं राजस्थान में, वो किसके अवशेष हैं? टेथी सागर के। किसके हैं? टेथी सागर के अवशेष हैं खारे पानी की झीलें। अगला हमारा, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई क्या है? देखना ध्यान से। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई व चौड़ाई कहां पर स्थित है? अरावली जो पर्वतमाला है उसकी ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई और सर्वाधिक चौड़ाई कहां पर देखने को मिलती है? तो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई हमें देखने को मिलती है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। कहां पर देखने को मिलती है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई स्थित है। एक बार वापस अपन रिवीजन कर लेते हैं। राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? बांसवाड़ा जिले में। ठीक है। और सर्वाधिक तिरछी गंगानगर में। ताल छापर और परिहारा रण क्षेत्र कहां पर स्थित है? शेखावाटी क्षेत्र में। पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी प्रदेश किसके अवशेष हैं? टेथी सागर के अवशेष हैं। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश किसके अवशेष हैं? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। नाग पहाड़ी कहां पर स्थित है? अजमेर जिले के पुष्कर के पश्चिम में स्थित है। रन सर्वाधिक कहां पाया जाता है? बाहुल्य रन का कहां पर है? जैसलमेर में। खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं? टेथी सागर के अवशेष हैं। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई कहां स्थित है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में। अगला हमारा, सर्वाधिक निकट बंदरगाह। राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह कौन सा है? तो राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। अब राजस्थान में कोई बंदरगाह है नहीं, क्योंकि राजस्थान के चारों तरफ क्या है? स्थलीय सीमा, कोई किसी समुद्र की सीमा राजस्थान की लगती नहीं, इसलिए राजस्थान में कोई बंदरगाह नहीं है। और राजस्थान के सर्वाधिक निकटतम का बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। ठीक है। तो राजस्थान का सर्वाधिक निकट का बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक निकट का बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है। अगला हमारा, आडावाला पर्वत कहां पर स्थित है? आडावाला पर्वत है वो कहां स्थित है? तो आडावाला पर्वत है जो हमारा, वो है बूंदी जिले में। कहां पर है? बूंदी जिले में। आडावाला पर्वत कौन सा पर्वत है? आडावाला पर्वत कहां पर स्थित है? बूंदी जिले में। कहां पर है? बूंदी जिले में। अगला है, प्रतापगढ़ व
आसपास का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ और उसके आसपास का जो भूभाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं, वह क्या कहलाता है? प्रतापगढ़ व उसके आसपास का जो भूभाग है वो क्या कहलाता है? कांठड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कांठड़। प्रतापगढ़ और उसके आसपास का भूभाग क्या कहलाता है? कांठड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? कांठड़ कहलाता है। अगला हमारा, राज्य की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? राजस्थान की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? पंजाब के साथ लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर लगती है, 89। पंजाब की सबसे कम सीमा राजस्थान है वो किसके साथ बनाता है? पंजाब के साथ बनाता है। और कितनी बनाता है? 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। अगला हमारा, राजस्थान का आकार है। राजस्थान का आकार कैसा है? राजस्थान का आकार क्या है? तो राजस्थान का आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज। कैसा आकार है राजस्थान का? विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंग आकार, पतंग के समान। किसके समान? पतंग के समान राजस्थान का आकार है, विषम कोणीय चतुर्भुज। अगला हमारा, राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान अपनी सीमा, सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। और कितनी? 1600 किलोमीटर। कितनी? 1600 किलोमीटर। तो राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ बनती है? मध्य प्रदेश के साथ बनती है। और कितनी बनती है? 1600 किलोमीटर बनती है। कितनी बनती है? 1600 किलोमीटर लंबी बनती है। अगला हमारा, माही नदी का बेसिन, जो माही नदी है उसका जो बेसिन है वो क्या कहलाता है? माही नदी का बेसिन कहलाता है छप्पन का मैदान। माही नदी के बेसिन को हम किस नाम से जानते हैं? छप्पन के मैदान के नाम से जानते हैं। अगला हमारा, पार्लर क्या है? पार्लर, पार्लर क्या है? तो पार्लर बरसात का पानी जो होता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बरसात का पानी पीते हैं, टांकों वगैरह में संग्रह करते हैं बरसात का पानी, उस पानी को पार्लर पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लर पानी। किसको कहा जाता है? पार्लर पानी कहा जाता है। बरसात के पानी को पार्लर पानी कहा जाता है। अगला हमारा, सीकर जिले में, कौन से जिले में? सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? सीकर जिले में, कौन से जिले में? सीकर जिले में जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं उनका स्थानीय नाम क्या है? मालखेत की पहाड़ियां। क्या कहते हैं हम? मालखेत की पहाड़ियां कहते हैं। अगला हमारा, पुरवैया क्या है? क्या है? पुरवैया क्या है? तो पुरवैया क्या होता है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी जो हवाएं हैं, बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं उनको हम पुरवैया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पुरवैया के नाम से जानते हैं। चलो एक बार फिर हम देख लेते हैं। सर्वाधिक निकट बंदरगाह राजस्थान का कांडला बंदरगाह कहां पर स्थित है? गुजरात में। आडावाला पर्वत कहां पर स्थित है? बूंदी में। प्रतापगढ़ उसके आसपास का भूभाग क्या कहलाता है? कांठड़। राज्य की सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी है? पंजाब के साथ। कितनी है? 89 किलोमीटर। राजस्थान का आकार कैसा है? राजस्थान का आकार है विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ बनती है? मध्य प्रदेश के साथ। कितनी बनती है? 1600 किलोमीटर। माही नदी का बेसिन क्या कहलाता है? छप्पन का मैदान। पार्लर क्या है? पार्लर बरसात के पानी को कहते हैं पार्लर। सीकर जिले में जो अरावली की पहाड़ियां उसका स्थानीय नाम क्या है? मालखेत की पहाड़ियां। क्या है? मालखेत की पहाड़ियां। और पुरवैया क्या है? पुरवैया है बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं, क्या कहलाती हैं? पुरवैया कहलाती हैं। अगला हमारा, शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा कहलाती है। शीत ऋतु में यानी कि सर्दियों में राजस्थान में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। क्या कहलाती है? मावट। आगे है, मारवाड़ का लघु माउंट क्या है? मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का लघु माउंट कहा जाता है पीपलूद, जो कि कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। तो मारवाड़ का लघु माउंट कौन है? मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? पीपलूद को। किसको? पीपलूद को। और ये कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। हिमालय पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य, दोनों के बीच की, दोनों के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। यानी कि हिमालय पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला दोनों के बीच की सर्वाधिक ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर।
आगे है लाठी श्री क्षेत्र। लाठी श्री क्षेत्र क्या है? तो लाठी श्री क्षेत्र क्या है? लाठी श्री क्षेत्र है एक भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी, भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी जो कि थार के रेगिस्तान में स्थित है। आगे हमारा क्वेश्चन है रेत के बड़े बड़े टीले, रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है, लहरदार सर्पिलाकार लहरदार होती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं अपन दोहरे कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरे। रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वो क्या कहलाते हैं? दोहरे कहलाते हैं। आगे चलते हैं। रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च से क्या तात्पर्य है? रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? रेगिस्तान का मार्च क्या है? तो रेगिस्तान का मार्च है रेगिस्तान का आगे बढ़ना, रेगिस्तान का आगे बढ़ना, यानी कि जो उपजाऊ भूमि है जहां पर रेगिस्तान नहीं है उस ओर रेगिस्तान का जाना, उस ओर रेगिस्तान का बढ़ना क्या कहलाता है? रेगिस्तान का मार्च कहलाता है। स्थानांतरित बालू का स्तूप का स्थानीय नाम क्या है? स्थानांतरित बालू का जो स्तूप होते हैं, स्थानांतरित जो स्थान चेंज करते हैं, अपनी जगह बदलते रहते हैं, ऐसे जो बालू का स्तूप है उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उनका स्थानीय नाम क्या है? धोरे। क्या है? धोरे। अगला हमारा कुंभलगढ़ क्या है? कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का पठार, कुंभलगढ़ और गोगुंदा दोनों के मध्य जो पठार है उसको क्या कहते हैं? हम भौमट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भौमट के नाम से जानते हैं। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का जो पठारी भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? भौमट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? भौमट के नाम से उसे जानते हैं। अगला हमारा संतों का शिखर। संतों का शिखर क्या है? संतों का शिखर गुरु शिखर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? संतों का शिखर कहा जाता है गुरु शिखर को। और गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है जेम्स टोड ने। किसने कहा है? जेम्स टोड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है। और गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर क्या है? अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी ऊंचाई इसकी? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है? 1722 मीटर। आगे चलते हैं। जयसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टीले नुमा भाग क्या कहलाता है? जयसमंद से आगे का पूर्व में कटा फटा टीले नुमा भाग क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। अब देखो, शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ। शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा क्या कहलाती है? मावठ कहलाती है। मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? मारवाड़ का लघु माउंट कहते हैं पीपलुद को। कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रेणी के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। कितनी ऊंची है? 1722 मीटर। कितनी उसकी ऊंचाई है? 1722 मीटर। आगे है लाठी श्री क्षेत्र क्या है? लाठी श्री क्षेत्र क्या है? भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी। लाठी श्री क्षेत्र क्या है? भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी। रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है उसे क्या कहते हैं? धोरे। क्या कहते हैं? धोरे। रेगिस्तान का मार्च क्या है? रेगिस्तान का मार्च क्या है? रेगिस्तान का आगे बढ़ना। रेगिस्तान का मार्च क्या है? रेगिस्तान का आगे बढ़ना। स्थानांतरित बालू का स्तूपों का स्थानीय नाम क्या है? धोरे। कुंभलगढ़ व गोगुंदा के मध्य का पठारी भाग क्या कहलाता है? भौमट का पठार। क्या कहलाता है? भौमट का पठार। संतों का शिखर, संतों का शिखर किसे कहा जाता है? गुरु शिखर को। संतों का शिखर किसे कहा जाता है? गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा जाता है। किसने कहा है? जेम्स टोड ने। संतों का शिखर गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? जेम्स टोड ने। जयसमंद से आगे पूर्व में कटा फटा टीलेनुमा भाग क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार। सुना है? राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी स्थित है। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी स्थित है। तो कुब्बड़ पट्टी कहां पर स्थित है? राजस्थान की नागौर और अजमेर में। कहां पर है? नागौर अजमेर में। इसको कुब्बड़ पट्टी क्यों कहा जाता है? कुब्बड़ पट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो जल है उस जल में फ्लोराइड की मात्रा अत्यधिक है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और कुब्बड़पन का शिकार लोग यहाँ पर हो जाते हैं, इसलिए इसको कुब्बड़ पट्टी
कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस किसको कहा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है माउंट आबू को। किसको? माउंट आबू को। अगला क्वेश्चन हमारा, जैसलमेर का वह गांव जो रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। जैसलमेर का वह गांव जो रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है, तो वह गांव कौन सा है? नाचना गांव। कौन सा है? नाचना गांव जो है जैसलमेर का, वह रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, उदयपुर में रागा व जरगा पर्वत चोटियों का मध्यवर्ती क्षेत्र क्या कहलाता है? उदयपुर में रागा व जरगा जो पर्वत हैं, उन चोटियों के मध्यवर्ती क्षेत्र, बीच का जो क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है। क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है। किस विद्वान ने राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। किसने? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, थार मरुस्थल को राजस्थान में क्या कहा जाता है? थार मरुस्थल को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो थार मरुस्थल को राजस्थान में थली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल को राजस्थान में थली के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल, यानी कि विश्व का सबसे नवीन मरुस्थल, सबसे युवा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। कौन सा है? थार का मरुस्थल विश्व का सबसे नवीन, सबसे युवा मरुस्थल है। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। क्योंकि जो थार का मरुस्थल है भारत का, जो जिसका अधिकांश हिस्सा राजस्थान में है, वह जनसंख्या, वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है, सर्वाधिक जनघनत्व है और सर्वाधिक जैव विविधता इस मरुस्थल में पाई जाती है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का केंद्र, मरुस्थल का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? जोधपुर को। जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का केंद्र और मरुस्थल का सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है। आगे, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी स्थित है नागौर अजमेर। राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी स्थित है नागौर और अजमेर में। कहां पर है? नागौर अजमेर में। कर्नल जेम्स टोड ने हिंदू ओलंपस कहा है माउंट आबू को। जैसलमेर का वह गांव जो रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है नाचना। उदयपुर में रागा व जरगा पर्वत चोटियों का मध्यवर्ती क्षेत्र कहलाता है देशहरो। थार मरुस्थल को राजस्थान में कहा जाता है थली। राजस्थान के मरुस्थल को रुक्ष क्षेत्र कहा है डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। विश्व का सबसे युवा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व है और सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है थार का मरुस्थल। मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का केंद्र और मरुस्थल का सिंह द्वार कहा जाता है जोधपुर को। थार के मरुस्थल का भारत में विस्तार, थार के मरुस्थल का भारत में कितना विस्तार है? थार का जो मरुस्थल है वो पाकिस्तान में भी है, लेकिन भारत में उसका विस्तार कहाँ पर है? तो थार के मरुस्थल का भारत में 4 राज्यों में विस्तार है। कितने राज्यों में विस्तार है? 4 राज्यों में। 4 राज्य कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में। कितने राज्यों में विस्तार है? थार के मरुस्थल का भारत के 4 राज्यों में विस्तार है, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में। अब भारत का जो कुल मरुस्थल है वो अधिकांशतः कहाँ पर है? राजस्थान में। भारत के मरुस्थल का जो अधिकांश हिस्सा है वो कहाँ पर मिलेगा अपने को? राजस्थान में है। और राजस्थान में भारत के कुल मरुस्थल का कितना हिस्सा है? 93.54% हिस्सा है। भारत के कुल मरुस्थल का राजस्थान में कितना हिस्सा है? 93.4% हिस्सा राजस्थान में, और बाकी शेष है वो 3 राज्यों में है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। यानी कि गुजरात, पंजाब, हरियाणा में नाम मात्र का मरुस्थल है और मरुस्थल का जो थार का मरुस्थल है भारत का, उसका अधिकांश हिस्सा राजस्थान में स्थित है। आगे, थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार। थार के मरुस्थल का राजस्थान में कितना विस्तार है? तो थार का जो मरुस्थल है वो राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में फैला हुआ है। कितने जिलों में? 12 जिलों में फैला हुआ है। ये 12 जिले कौन से हैं? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, पाली,
नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। ये 12 जिले हैं जो कि यहाँ पर मरुस्थल, थार का मरुस्थल जो फैला हुआ है वो है ये 12 जिले। अब जो राजस्थान का यदि बात करें हम, तो राजस्थान के कुल मरुस्थल का, जो राजस्थान का मरुस्थल है वो कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत भाग है जो कि मरुस्थल है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है जो मरुस्थल है, तो वो है अपना है 61.11%। कितना है? 61.11%, 61.11%। राजस्थान के कुल मरुस्थल का, राजस्थान में जो कुल क्षेत्रफल का राजस्थान में कितना मरुस्थल है? 61.11 मरुस्थल है, 11% है। और कितने जिलों में फैला हुआ है? 12 जिलों में फैला हुआ है। ठीक है, तो आगे देखते हैं भाई। थार का मरुस्थल अवशेष है, थार का मरुस्थल अवशेष है, किसका अवशेष है? थार का मरुस्थल जो है वो है टेथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टेथिस सागर का अवशेष है। ठीक है, आगे चलते हैं। पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख फसल, पश्चिमी जो मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, उसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं? थार के मरुस्थल की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो थार के मरुस्थल की प्रमुख फसलें बाजरा, ग्वार, मोठ, यानी कि जो बरसात से होने वाली फसलें हैं, लगभग यहाँ पर बरसात से होती हैं ये फसलें, और मुख्य फसलें हैं बाजरा, ग्वार और मोठ। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियां, पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं घग्गर नदी और लूनी नदी। कौन सी नदियां हैं? घग्गर नदी और लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ियों से, अजमेर में नाग पहाड़ियों से होता है लूनी नदी का। और घग्गर नदी का उद्गम कहाँ होता है? शिवालिक, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? शिवालिक से, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। और अजमेर के जो पुष्कर के पश्चिम में नाग पहाड़ियाँ हैं वहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है। यानी कि पश्चिमी मरुस्थल है जो राजस्थान के थार का मरुस्थल है, उसकी प्रमुख नदियाँ कौन सी है? घग्गर और लूनी नदी है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है उनको किस नाम से जानते हैं? बरखान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बरखान के नाम से जानते हैं, या फिर बरछान भी इनको कह सकते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप का नाम क्या है? बरखान या बरछान। और ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब देखो, थार के मरुस्थल का भारत में विस्तार कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कौन कौन सा? पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में। राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना मरुस्थल है? 93.54%। ठीक है, थार के मरुस्थल का राजस्थान में विस्तार कितने जिलों में है? 12 जिलों में। कितने क्षेत्रफल पे है? 61.11% में। और कौन कौन से जिले हैं? 12 जिले, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, सीकर और झुंझुनू, पाली, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और जोधपुर। थार का मरुस्थल किसका अवशेष है? टेथिस सागर का। पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख फसल कौन सी है? बाजरा, ग्वार, मोठ। पश्चिमी मरुस्थल की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? घग्गर व लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम कहां से होता है? नाग पहाड़ियों से। नाग पहाड़ियां कहां पर है? अजमेर में। अजमेर में कहां पर? पुष्कर में। और घग्गर नदी का उद्गम कहां होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। शिवालिक की पहाड़ियां कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहा जाता है? बरखान। दूसरा नाम क्या है? बरछान। और सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप? शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। हवा के समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप, वायु के समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ। क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ठीक है, हवा के समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप को हम क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। बालू का स्तूप में सर्वाधिक अपर्दन व स्थानांतरण कब होता है? बालू का जो स्तूप होते हैं उनमें सर्वाधिक अपर्दन और स्थानांतरण कब होता है? मार्च से जुलाई तक। कब होता है? मार्च से जुलाई तक। ठीक, आगे चलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज हवा से बनने मिट्टी के चक्रवात को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज हवा से बने मिट्टी के चक्रवात, कभी कभी हम सब लोगों ने देखा है कि गर्मियों के मौसम में, विशेषकर गर्मियों के मौसम में तेज हवाएं चलती हैं और एक गोलाकार आकृति बन जाती है। ऐसी हवा ऊपर तक, खूब ऊंची तक जाती है, तो वो एक चक्रवात होता है मिट्टी का बना हुआ। उसको क्या कहते हैं हम? भभूल्या। क्या कहते हैं उसको? भभूल्या कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदानों को हम कहते हैं बीड। क्या कहते हैं? बीड कहते हैं। अरावली का विस्तार,
राजस्थान में अरावली का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है? 9% भूभाग पर अरावली का विस्तार है। राजस्थान में अरावली का विस्तार 9% भूभाग पर है। अरावली की तुलना किससे की जाती है? अरावली की तुलना की जाती है अपलेशियन पर्वत, जो कि कहाँ पर है? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अरावली की तुलना कौन से पर्वतमाला से की जाती है? अपलेशियन पर्वतमाला से की जाती है। और अपलेशियन पर्वतमाला कहाँ पर है? यूएसए में, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरावली पर्वतमाला क्या है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। और वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला क्या है? अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली की भारत में कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर। कितनी है? भारत में अरावली की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला कितनी लंबाई है? 550 किलोमीटर है राजस्थान में अरावली की लंबाई। और अरावली पर्वतमाला का भारत में कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? अरावली पर्वतमाला का भारत में गुजरात के खेड़-बर्मा जो पालनपुर है वहाँ से लेकर के दिल्ली के रायसीना हिल्स तक अरावली पर्वतमाला की विस्तार है भारत में। और राजस्थान में सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक का इसका विस्तार है। और 80% अरावली पर्वतमाला जो है वो 80% कहाँ पर है? राजस्थान में है। अपनी कुल लंबाई की 80% अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में है। और अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार कहाँ पर है? अजमेर जिले में। कहाँ पर है? अजमेर जिले में है। और अरावली की सर्वाधिक ऊंची 2 चोटियां कौन सी हैं? तो पहली तो अपनी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? गुरु शिखर है पहली, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और दूसरी है शेर, ये भी सिरोही में है, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। तो अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक 2 ऊंची चोटियां कौन सी है? पहली है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और दूसरी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। हवा के समकोण दिशा में बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। क्या कहलाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाते हैं। बालू का स्तूपों में सर्वाधिक अपर्दन व स्थानांतरण कब होता है? मार्च से जुलाई तक होता है। कब होता है? मार्च से जुलाई तक। मरुस्थलीय क्षेत्र में तेज हवा से बने मिट्टी के चक्रवात क्या कहलाते हैं? बबूल्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बबूल्या कहलाते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाने वाले घास के मैदान क्या कहलाते हैं? बीड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बीड। अरावली का विस्तार कितना है राजस्थान में? अरावली का विस्तार राजस्थान में 9% भूभाग पर है। कितने प्रतिशत? 9%। अरावली की तुलना किससे की जाती है? अरावली की तुलना की जाती है अपलेशियन पर्वतमाला से, जो कहाँ पर है? यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अरावली पर्वतमाला क्या है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। अरावली क्या है? प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। और अरावली और वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट पर्वतमाला। अरावली वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट पर्वतमाला है। और अरावली जो पर्वतमाला है उसकी भारत में लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में कितनी लंबाई है? 550 किलोमीटर है। और अरावली पर्वतमाला जो है वो 80% राजस्थान में है। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर में। अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है? उदयपुर में है। और सबसे कम विस्तार अरावली का है वो है अजमेर जिले में है। अरावली की सर्वाधिक ऊंची 2 चोटियां कौन सी है? पहली है गुरु शिखर 1722 मीटर। और दूसरी है शेर, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। राज्य का सबसे ऊंचा पठार, राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राजस्थान राज्य का सबसे ऊंचा पठार है अपना उड़िया का पठार। कौन सा पठार है? उड़िया का पठार। और कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर। कितना ऊंचा है? 1360 मीटर ऊंचा है। तो उड़िया का पठार कहाँ पर है? सिरोही में स्थित है। उड़िया का पठार कितना ऊंचा है? 1360 मीटर है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य, गोगुंदा कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठार है वो क्या कहलाता है? तो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठार है वो कहलाता है बोराट का पठार। क्या कहलाता है? बोराट का पठार कहलाता है। बोराट का पठार क्या है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का जो पठार है उसे कहते हैं बोराट का पठार।
भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठार, भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक के जो मध्य का जो भूभाग है, जो पठार है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं ऊपर माल का पठार। कौन सा पठार? ऊपर माल का पठार। भैंसरोडगढ़ से लेकर के बिजोलिया तक के बीच का जो भाग है, बीच का जो पठार है, उसे हम जानते हैं ऊपर माल के पठार के नाम से। अगला है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल है, ये कहाँ पर है? फुलवारी की नाल है अपना उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और इनसे सोम, मानसी और वाकल नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। क्या होता है? उद्गम होता है। फुलवारी की नाल कहाँ पर है? सोम, उदयपुर में है। और इनसे कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सोम नदी, मानसी और वाकल नदियों का उद्गम जो होता है वो फुलवारी की नाल से होता है। सिरोही में कटकनुमा पहाड़ियाँ, सिरोही में कटकनुमा जो पहाड़ियाँ हैं वो क्या कहलाती हैं? सिरोही में जो कटकनुमा जो पहाड़ियाँ हैं उनको क्या कहा जाता है? तो सिरोही में जो कटकनुमा पहाड़ियाँ हैं उन्हें कहा जाता है भाकर। क्या कहा जाता है? उनको भाकर कहा जाता है। सिरोही में जो कटकनुमा पहाड़ियाँ हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है भाकर। क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। उदयपुर के चारों ओर तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ, उदयपुर के चारों ओर एक पहाड़ियों की श्रृंखला है, चारों ओर उनके पहाड़ियाँ हैं। उस पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उस पहाड़ियों को कहा जाता है गिरवा। क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। उदयपुर के चारों ओर जो तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ हैं उसे क्या कहा जाता है? गिरवा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिला और बांसवाड़ा जिला, जो दोनों के बीच का जो मध्य का क्षेत्र है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? मेवल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मेवल के नाम से जाना जाता है। बूंदी व सवाई माधोपुर पहाड़ियों के सहारे स्थित, बूंदी व सवाई माधोपुर पहाड़ियों के सहारे जो स्थित है, पहाड़ियाँ हैं छोटी छोटी, इनको कहा जाता है वर्त सीमांत भ्रंश के नाम से जाना। किस नाम से जाना जाता है? वर्त सीमांत भ्रंश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्या होता है? अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वत जो माला है उन दोनों का आपस में मिलन होता है यहाँ पर इसलिए इसको कहा जाता है वर्त सीमांत भ्रंश कहा जाता है। पूर्वी मैदान का विस्तार, राजस्थान में पूर्वी मैदान का विस्तार कितना है? राजस्थान में जो पूर्वी मैदान है वो राजस्थान के कुल भूभाग पे के कितने भूभाग पे पूर्वी मैदान का विस्तार है? तो राजस्थान के कुल जो भाग है उस पर मैदानी भाग का विस्तार है 23% भूभाग पर, 23% भूभाग पर मैदानों का विस्तार है। विशिष्ट लवणीय झीलों को स्थानीय नाम क्या है? विशिष्ट लवणीय झीलों का स्थानीय नाम क्या है? या फिर विशिष्ट लवणीय झीलों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? डांड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डांड के नाम से जाना जाता है। अरावली के पश्चिम में समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? अरावली के पश्चिम में, कौन सी दिशा में? अरावली की पश्चिम दिशा में, अरावली के पश्चिम में और अरावली के समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। अरावली के पश्चिम में समानांतर बहने वाली नदी है लूनी नदी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितने भूभाग पर इसका विस्तार है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का 6.89 भाग पर विस्तार है। राजस्थान का जो कुल जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में 6.89 भाग पर क्या फैला हुआ है? दक्षिणी पूर्वी पठार फैला हुआ है। अरावली का विकास का काल क्या माना जाता है? अरावली का विकास काल क्या माना जाता है? अरावली जो पर्वतमाला है उसका विकास काल क्या माना जाता है? उसका विकास काल माना जाता है प्री कैम्ब्रियन। क्या माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन माना जाता है। प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा का जो मध्य का मैदान है उसे क्या कहा जाता है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के जो मध्य का मैदान है उसे कहा जाता है छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान है? छप्पन का मैदान। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? मिट्टी में खारेपन हो जाता है, मिट्टी में खारापन हो जाता है और क्षारीयता हो जाती है मिट्टी में, तो उसकी समस्या का क्या समाधान है? उसके लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। मिट्टी में क्षारीयता की समस्या को खत्म करने के लिए, खारेपन की समस्या को खत्म करने के लिए उसमें जिप्सम डाला जाता है, जिप्सम का उपयोग
किया जाता है। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कौन से जिले में पाए जाते हैं? जोधपुर जिले में। सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं? जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब देखते हैं एक बार वापस, राज्य का सबसे ऊंचा पठार क्या है? राज्य का सबसे ऊंचा पठार, राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार। कौन सा है? उड़िया का पठार। कितना है? 1360 मीटर ऊंचा है। कहां पर है? शिरोई में। कहां पर है? शिरोई में। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य का पठार क्या है? बोराट का पठार। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य का जो पठार वो क्या है? बोराट का पठार। बैसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का पठार क्या है? ऊपरमाल का पठार। फुलवारी की नाल जो है वो कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। क्या है? फुलवारी की नाल कहां पर है? उदयपुर में। और फुलवारी की नाल से कौन सी नदियां निकलती हैं? सोम, मानसी, वाकल। शिरोई में कटकनुमा पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? भाकर कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाकर कहलाती हैं। जो उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? गिरवा। उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां क्या कहलाती हैं? गिरवा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवल। बूंदी व सवाई माधोपुर पहाड़ियों के सारे स्थित क्या है? वर्त सीमांत भ्रंश। यहां पर क्या होता है? अरावली और विंध्याचल पर्वतों का मिलन होता है। पूर्वी मैदान का विस्तार कितने भाग पर है? 23% भूभाग पर। विशिष्ट लवणीय झीलों का स्थानीय नाम क्या है? डांड। अरावली के पश्चिम में समानांतर बहने वाली नदी कौन सी है? लूनी नदी। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश कितने भूभाग पर फैला हुआ है? 6.89 भाग पर फैला हुआ है। अरावली का विकास का काल क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल। अरावली के विकास का काल क्या है? प्री कैम्ब्रियन काल। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का मैदान कौन सा है? 56 का मैदान। मिट्टी में खारेपन व क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? जिप्सम का प्रयोग। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप कहां पर पाए जाते हैं? जोधपुर में पाए जाते हैं। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। राजस्थान को कौन सी रेखा है जो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है? तो वो है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है। इसके पश्चिम में क्या है? पश्चिम में तो रेगिस्तानी इलाका आ जाता है, कम वर्षा वाला क्षेत्र। और पूर्व में जो आ जाता है अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि वर्षा की दृष्टि से भी इसको दो भागों में बांट देती है। एक तरफ पश्चिम में कम वर्षा और पूर्व में ज्यादा वर्षा। रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है। रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। राजस्थान का जो रेगिस्तान है, थार का जो मरुस्थल है, इसको दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करती है। राजस्थान में मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? राजस्थान में जो राजस्थान का मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, इसमें जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति को क्या कहते हैं अपन? उस वनस्पति को कहते हैं मरूदभिद वनस्पति। क्या कहते हैं? मरूदभिद वनस्पति कहते हैं। जिसमें कौन सी वनस्पति आती है? कांटेदार आती है। कौन सी? कांटेदार वनस्पति आती है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है, इसलिए यहाँ की जो वनस्पति है उसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं और कांटेदार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। तो राजस्थान के जो मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति उसको क्या कहेंगे अपन? मरूदभिद वनस्पति कहते हैं। क्या कहते हैं? मरूदभिद वनस्पति। हमादा। हमादा क्या है? हमादा है एक चट्टानी मरुस्थल है। हमादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल। पीवणा। पीवणा क्या है? पीवणा रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक विशेला सर्प है। पीवणा क्या है? पीवणा रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक विशेला सर्प है। तो कहते हैं कि ये सांस खींच लेता है, सांस को पी लेता है, खींच लेता है और जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है। राज्य पक्षी। राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, उसकी प्रजनन स्थली कौन सी है? राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावण, उसकी प्रजनन स्थली कौन सी है? शेवण घास है। कौन सी है? शेवण घास। कौन सी है? शेवण घास जो है वो गोडावण की प्रजनन स्थली है, शेवण घास। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला।
जो कि राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला भी है और सबसे प्राचीन पर्वतमाला भी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है राजस्थान में 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर है। और कुल अरावली की लंबाई है 682 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई है 550 किलोमीटर है। नाकोड़ा पर्वत, मालानी पर्वत कहाँ पर है? नाकोड़ा पर्वत और मालानी पर्वत कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। नाकोड़ा पर्वत और मालानी पर्वत कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। गतिशील रेत के टीले को क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। गतिशील रेत के टीले को क्या कहा जाता है? दरियन कहा जाता है। मेसा का पठार, मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर ऊंचाई है। मेसा का पठार कहाँ पर है? मेसा का पठार है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो कौन से पठार पर स्थित है? वो भी मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। अर्धचंद्राकार आकृति वाली पहाड़ियां कहाँ पर है? मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां कोटा और बूंदी में। अर्धचंद्राकार जो आकृति वाली पहाड़ियां है वो कहाँ पर है? मुकुंदवाड़ा में। कहाँ पर है? मुकुंदवाड़ा में, कोटा और बूंदी के आसपास। काली वर्टिसोल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? काली या फिर वर्टिसोल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। और यह कपास के लिए बहुत उपयुक्त मिट्टी है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो काली और वर्टिसोल्स मिट्टी जो है वो कपास के लिए उपयुक्त है। और कहाँ पर मिलती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। घोड़े के नाल के समान पहाड़ियां, घोड़े की जो नाल होती है उसके समान पहाड़ियां कौन सी है? जो कहाँ पर है? रामगढ़ के पास में। कहाँ पर है? रामगढ़ के पास में किस प्रकार की पहाड़ियां हैं? घोड़े के नाल के समान पहाड़ियां हैं रामगढ़ के पास। लूणी जवाई का जो बेसिन है उसको किस नाम से जाना जाता है? लूणी और जवाई बेसिन जो है उसको किस नाम से जाना जाता है? गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लूणी और जवाई नदी का जो बेसिन है उसको किस नाम से जाना जाता है? गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है। नेशनल वुड फॉसिल्स पार्क कहाँ पर स्थित है? आकलगांव जैसलमेर में। कहाँ पर है? आकलगांव जैसलमेर में। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? आकलगांव में। आकलगांव का है? जैसलमेर जिले में पड़ता है। कौन से जिले में पड़ता है आकलगांव? जैसलमेर जिले में पड़ता है। और यहाँ पर क्या है? करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म यहाँ पर मिले हैं, पाए गए हैं। दक्कन का लावा पठार का जो विस्तार है वो राजस्थान में कहाँ पर है? कौन कौन से जिलों में? तो दक्कन का जो पठार है उसका विस्तार है बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में। कहाँ पर है? बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ में दक्कन के जो दक्कन का जो पठार है उसका विस्तार है। राजस्थान को दो भागों में विभाजित कौन सी वर्षा रेखा करती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। रेगिस्तान को दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। राजस्थान में मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति कौन सी है? मरुद्भिद वनस्पति। हमादा क्या है? चट्टानी मरुस्थल। चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? हमादा कहा जाता है। पीवड़ा क्या है? एक प्रकार का विषैला सर्प। राज्य पक्षी गोडाउन की प्रजनन स्थली क्या है? श्रवण घास। राजस्थान की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर और कुल लंबाई 692 किलोमीटर। नाकोड़ा पर्वत, मालानी पर्वत कहाँ पर है? बाड़मेर में। गतिशील रेत के टीले क्या कहलाते हैं? दरियन। मेसा का पठार कहाँ है? चित्तौड़ में। ऊंचाई कितनी है? 620 मीटर। चित्तौड़गढ़ का किला कौन से पठार पर बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ का किला मेसा पठार पर। अर्धचंद्राकार आकृति वाली पहाड़ियां मुकुंदवाड़ा, कोटा। काली वर्टिसोल्स मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। घोड़े के नाल के समान पहाड़ियां रामगढ़ के पास है। लूणी जवाई बेसिन को कहा जाता है? गोडवार प्रदेश कहा जाता है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है आकलगांव जैसलमेर में। और दक्कन लावा का पठार विस्तार है बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन
जो परीक्षा की दृष्टि से वो हमने पढ़े हैं। ज़्यादा डीपली हमने नहीं पढ़ा है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसका अध्ययन किया है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।